तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करना था वो था पावर। कल हम लोगों ने यहीं पर छोड़ दिया था, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। और सिंपली इसकी डेफिनेशन होता है रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड द पावर। इसमें एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज ये है इसमें ध्यान से कि पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, ठीक है। जैसे मान लो कि दो आदमी है, एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, दोनों ने सेम वर्क डन किया, ठीक है, डब्ल्यू वर्क डन किया। लेकिन एक ने मान लो 5 सेकंड लगाया और दूसरे ने 4 सेकंड लगाया, ठीक है। तो किसका पावर ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है जो कम समय लगाए करके काम कर देगा उसका पावर ज्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पे जो टाइम जो है और पावर जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क हम एक यूनिट टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं उसी को बोलते हैं पावर। एंड पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बात ध्यान देना, पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फिर इसके बाद मेजरमेंट ऑफ द पावर। पावर का मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, देखा जाए। मेजरमेंट ऑफ पावर, द पावर by a source is measured as the amount of work done per second। एक सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कोई भी सोर्स करता है उसको बोलते हैं पावर। इसलिए पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि वर्क डन और फिर कितना टाइम लगा उसको कंप्लीट करने में, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पावर, ठीक। वर्क डन का फॉर्मूला, अब इसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया वर्क डन का। और हम लोग इसके और भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। अगर S जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट है तो इस तरीके से पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू W अपॉन टी, और W की हो जाएगी वैल्यू F इंटू एस अपॉन टी, ठीक है। यहां पर हम क्या किया जाए कि S अपॉन टी को क्या बोलते हैं? S क्या है? S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और टी क्या है? टाइम है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को तो वेलोसिटी बोला जाता है ना, या सिंपल बोल लीजिए एवरेज स्पीड बोलते हैं ना इसको हम लोग, ठीक है। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना तो इसको एवरेज स्पीड हम लोग बोलेंगे, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से जो पावर की जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू स्पीड। इसको क्या लिख सकते हैं? एफ इंटू एस अपॉन टी लिख सकते हैं। और एफ एस अपॉन टी को क्या बोल देंगे? एवरेज स्पीड। तो पावर का एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है P इक्वल टू एफ इंटू वी, ठीक है। जहां एफ फोर्स है और V क्या है? एवरेज स्पीड है, ठीक। तो ये भी एक फॉर्मूला सामने आ जाता है। ये कब अप्लाई होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक डायरेक्शन में होंगे, तभी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके इस फॉर्मूले को बनाएंगे हम लोग। लेकिन अगर वर्क डन और मतलब कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन को देखो क्या करेंगे। if the displacement s is at an angle of theta with the direction of the f, then w स्क्वायर क्या हो जाएगा? fs cos theta। तो P के जगह पे P को क्या होता है फॉर्मूला? W बाई T। W की जगह पे क्या लिख देंगे? fs cos theta अपॉन टाइम। तो S अपॉन T को क्या बोलेंगे हम लोग? V बोलेंगे। तो आ जाएगा F इंटू वी कॉस थीटा। और F इंटू वी कॉस थीटा को इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू F वेक्टर, इसको बोलते हैं डॉट V वेक्टर, ठीक है। इसको आप लोग ना क्लास 11th में समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। जैसे कि वेक्टर का जो मैंने बहुत पहले ही समझाया था जब हम स्केलर और वेक्टर जब बता रहे थे कि वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब अलग होता है, ठीक है। तो जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है ए क्रॉस बी, ठीक है, और एक होता है ए डॉट बी। दोनों अलग अलग चीज है बच्चा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज है। तो वही ये जो रिप्रेजेंटेशन है ए डॉट बी, इसको बोलते हैं ए बी कॉस थीटा, ठीक। ऐसे ही ए की जगह पे यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, बी की जगह पे वी लिखा हुआ है, कॉस थीटा। इसीलिए एफ वी कॉस थीटा को हमने लिख दिया एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर।
अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखिए, ये फॉर्मूला भी हमेशा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद द पावर स्पेंट बाय सोर्स डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्ट, दो फैक्ट डिपेंड्स करता है। पहला द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, और दूसरा द टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द वर्क, यानी कि दूसरा क्या है, टाइम। एक तो वर्क डन कितना हुआ है इस पर डिपेंड करता है, और दूसरा कि कितना टाइम लगा है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वही यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने बताया था ना कि दो आदमी ए और बी हैं, वो किसी काम को कर रहे हैं, एक एक 1 मिनट का टाइम लगा रहा है, दूसरा 2 मिनट का टाइम लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा समय लगा रहा है उसका पावर कम है, तभी तो स्लो स्लो चल रहा है बेचारा, और जो कम समय में काम कर दिया उसका पावर क्या है, उसका पावर ज्यादा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, इसको कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं, इसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, 1 वॉट इक्वल टू, अब पावर का फॉर्मूला बना लो, पावर इक्वल क्या, तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन का क्या होता है जूल, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो इसका मतलब कि वॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। और 1 वॉट की अगर डेफिनेशन, 1 वॉट की अगर डेफिनेशन आपको जाननी है तो इसका क्या मतलब है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, अगर 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में अगर किया गया है तो उस मशीन का या उस सोर्स का जो पावर होगा वो 1 वॉट का होगा। ठीक है, उसके बाद से कुछ बड़े यूनिट्स हैं, जैसे 1 किलो वॉट, 1 KW 10⁻³ होगा, मेगा वॉट 10⁻6 हो जाएगा, गीगा वॉट 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ मिली वॉट है 10⁻³ हो जाएगा, माइक्रो वॉट 10⁻6 हो जाएगा, ये सब प्रीफिक्स आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो एमकेएस यूनिट ऑफ द पावर, तो पावर की जो एमकेएस यूनिट होती है, देखिए याद करिए थोड़ा सा, पावर का वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन की एमकेएस यूनिट मैंने समझाया था एक दिन आपको, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये था, अपॉन क्या है, टाइम का सेकेंड है। अब ये टाइम भी ऊपर का चला जाएगा तो कितना बचेगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -3 हो जाएगा। तो वही यहाँ पर जो पावर की जो एमकेएस यूनिट है वो है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, तो बस सीजीएस यूनिट के लिए फिर से हिसाब किताब लगा लीजिए, P इक्वल W/T, वर्क डन की सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है, और टाइम की सीजीएस यूनिट सेकंड होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, अर्ग पर सेकंड। ठीक, तो ये इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है एक कन्वर्जन दिया है, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, या फिर 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ऐसा यूनिट्स और जो अगर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻7 से। इसके बाद है हॉर्स पावर, कुछ बड़ी यूनिट्स है सब हॉर्स पावर। सोचिए हम लोगों के फिजिक्स में या हम लोगों की सोशल लाइफ में एक्चुअल में हॉर्स पावर का जो नाम है वो यहीं से दिया गया है, क्योंकि पहले के जमाने में कोई भी जो भारी काम, कोई भी जो ताकतवर जो काम होता था वो घोड़े के हेल्प से ही किया जाता था। जैसे कहीं दूर तक जाना हो, किसी लड़ाई में जीतना हो, तो उसमें हम लोग घोड़े का बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो घोड़े को हम लोग एज ए सिंबल ऑफ पावर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसीलिए उसके नाम पर जो है एक पावर की यूनिट बनाई गई जिसमें लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। इस यूनिट को अक्सर आप सुने होंगे जब आपके घर का जो हैंड पंप है या मोटर पंप जो है ना, जो आपके यहाँ टंकी में जो लगा होता है, तो उसमें अक्सर आप सुने होंगे कि आपका मोटर 1 हॉर्स पावर का है, 2 हॉर्स पावर का है, एचपी का है, ऐसे करके आप सुने होंगे। ठीक है, तो वही हॉर्स पावर की मीनिंग यही होती है। तो 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है वो 746 वॉट होती है। कितनी होती है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। अब ये याद कैसे रहेगा, तो ये याद ऐसे रहेगा, अल्लाह का नंबर याद है ना 786, तो अल्लाह के नंबर से 40 नंबर कम। ठीक है, अल्लाह से के नंबर से 40 नंबर आप जब कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा वॉट। ठीक, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू आपका आ जाएगा 746 वॉट। ठीक,
इसके बाद कुछ डिफरेंस है, मुझे लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे कर लेंगे। वर्क और पावर के बीच में डिफरेंस है। फिर जो है एक और डिफरेंस है, एनर्जी और पावर के बीच में डिफरेंस है, मुझे लगता है ये भी आप कर लेंगे। कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम लोग डिस्कस कर लिया है। एग्जांपल नंबर 1, a crane pulls up a car of mass 500 kg to a vertical height of 4 meter। एक कोई क्रेन है, क्रेन मालूम है जो कार वगैरह ऊपर उठा देती है, एक क्रेन है, वो क्या कर रही है, वो 500 केजी का कोई कार है, उसको 4 मीटर की ऊंचाई तक उठा रही है। ठीक है, तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द क्रेन। तो वर्क डन बाय द, मान लो जैसे कि एक कार है, मान लो पकड़ लेते हैं, चलो ये हो गया ग्राउंड भैया, और ये हो गया क्रेन। ये क्रेन है, लग नहीं रहा लेकिन है क्रेन। ठीक है, टेंशन की बात नहीं, क्रेन ही है ये क्रेन का डंडा। ठीक, और इसने क्या उठा लिया है, कार उठा लिया है। ठीक, कितने का है कार, 500 केजी का। अगर कार 500 केजी का है तो वेट कितना काम कर रहा होगा, m इंटू जी काम कर रहा होगा। कितना हाइट ऊपर उठाया गया है, 4 मीटर। ठीक, इस हिसाब से फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, mg। m कितना है 500, और g की वैल्यू 9.8 मान लेते हैं। टोटल कितना आ जाएगा आपका, 4900 न्यूटन। s कितना है आपको, वर्टिकली है ना, जिधर जिस डायरेक्शन में फोर्स, डायरेक्शन में इसको उठाया गया ना, वर्टिकली उठाया गया है, तो s हो गया 4 मीटर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, F इंटू एस। लगाइए तो जरा सा, F इंटू एस। F इंटू एस ना 4900 इंटू 4 इक्वल टू 19600 जूल। ठीक है, तो इतने जूल की एनर्जी वो मतलब खर्च किया है इसको उठाने के लिए। ठीक, तो इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ए फोर्स ऑफ द 10 न्यूटन डिस्प्लेस ए बॉडी बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू इट्स ओन डायरेक्शन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब कि एक तरीके से समझ जाए कि एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, एक फोर्स है जो कुछ इस तरीके से लगा किसी बॉडी पर, ऐसे। ठीक, और बॉडी जो है इधर डिस्प्लेस हो गई, कितना 2 मीटर, फोर्स लगा कितना 10 न्यूटन का, और दोनों के बीच में एंगल कितना बना 60 डिग्री। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट, जब जब अलग अलग एंगल बना है तो भैया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एफ एस कॉस थीटा। एफ दिया है 10, एस दिया है 2, और थीटा दिया हुआ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, सबको गुणा भाग कर लिया जाए, आ जाएगा 10 जूल। इसका मतलब वर्क डन कितने का हुआ, 10 जूल का हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अपने पास से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के लिए जो है कुछ इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और उसको सॉल्व करिएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं ये, जैसे एग्जांपल नंबर 3 है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो। ओके, एक मिनट आयुष। हाँ आयुष जी बताएं। सर ये जैसे आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का मतलब कि हम सॉल्व नहीं किए हैं, तो हाँ उसका जी, डायग्राम बना ले तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं ना होगा ना। नहीं नहीं, देखो फिजिक्स में यही सबसे अच्छी बात है। फिजिक्स में अगर तुम किसी क्वेश्चन का डायग्राम बना लिए, ठीक है ना, हाँ तो तुम समझ जाओ कि उस क्वेश्चन का 70% काम तुमने कर दिया। हाँ, तो अब डायग्राम थर्टी बना के रख परसेंट लिए, क्वेश्चन मतलब नहीं छापना। अगर तुमने उस क्वेश्चन का डायग्राम अगर बना दिया ना, तो इसका मतलब है हाँ कि तुमने उस क्वेश्चन का फिजिक्स कर दिया। ठीक है ना, अब मैथमेटिक्स लगानी उस क्वेश्चन की बची हुई है कि हम उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो क्वेश्चन का डायग्राम अगर बना लिया तो काम बन जाता है। ठीक, और बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हो, उसमें भी कोई वो नहीं है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। हाँ, नहीं नहीं वो नहीं कह रहे, हम कह रहे क्वेश्चन नहीं लिखे, डायग्राम बना ले तो सॉल्व करने में आसानी होगी ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक, ओके ओके। अब रुके रहिएगा। Flight of 20.
हो गया। हो गया। सर 1 मिनट बच्चों। ये आप बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बुक कब बोले थे, कुछ है अगर वो हो तो। पीडीएफ मिल जाता, ठीक है। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ ठीक है सर।